नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। जल्दी से आप सभी लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूं और मुझे बताएंगे कि क्या आप सभी को मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है। मन्नू, उसके बाद निर्मा, तेजदार, नितेश, निशा, अल्पा, सेजिया, मंजीत, सौरभ, आंचल, निर्दोष, नितिन, श्याम, गौतमी, दुर्गेश, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्त्री अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? बताएं एक बार। और प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि आज आपकी जो क्लास होने वाली है वो दिल्ली सल्तनत की ही चल रही थी, जिसमें मैंने आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताया था और मैंने बोला था कि उसके जो निर्माण कार्य है वो अगली क्लास में मैं आपको कराऊंगी। उसके बाद फिर मैं आपको इल्तुतमिश के बारे में भी बताऊंगी। तो सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएंगे। और यहाँ पे आपको मैं क्या बताने वाली हूँ? तो मैं बताने वाली हूँ बच्चों आपको ऐबक के जो ऐबक के निर्माण कार्य, ठीक है, ऐबक के निर्माण कार्य हम देखेंगे आज कि ऐबक के निर्माण कार्य कौन कौन से थे, उसने किस किस चीज का निर्माण करवाया था। ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो ऐबक के निर्माण कार्य, प्यारे बच्चों, आप जल्दी जल्दी से जुड़ जाएंगे और मुझे बताएंगे कि आवाज और सब चीजें प्रॉपर हैं। ठीक है, हाँ, जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए फटाफट से। और देखिएगा यहाँ पर, अगर मैं आपसे बात करती हूँ यहाँ पर ऐबक के निर्माण कार्य की, तो ऐबक के निर्माण कार्य में पहला लिखना कि इसने एक मस्जिद बनवाई थी, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसने निर्माण करवाया था? आप कहोगे ऐबक ने। और ये जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है प्यारे बच्चे, ये कहाँ पर है? ये आपकी दिल्ली में पड़ती है। और आपको बता दूं कि ये आपका उत्तर भारत की, ठीक है, अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो आप कहेंगे कि उत्तर भारत यानी कि नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत की पहली मस्जिद थी। उत्तर भारत की पहली मस्जिद, फर्स्ट मस्जिद ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो लिख लीजिएगा, फर्स्ट मस्जिद ऑफ नॉर्थ इंडिया। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करती हूँ तो कुब्बत उल इस्लाम क्या है? तो ये एक मस्जिद है जो किसने बनवाई है? ऐबक ने बनवाई है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और भारत में पहली मस्जिद कौन थी ये मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद एक इसने मस्जिद बनाई थी, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये भी एक मस्जिद है। और ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर पड़ता है और इसको अढ़ाई दिन का क्यों कहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है ये मस्जिद है। और बेटा जी ये आपकी अजमेर में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है? अजमेर के अंदर पड़ती है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, ऐबक कौन था, क्या था, ये मैं लास्ट क्लास में आपको बता चुकी हूँ। लास्ट क्लास में प्यारे बच्चे मैंने आपको इसके बारे में डिस्कस कर दिया था। अब आगे अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो इसका नाम अढ़ाई दिन क्यों है, इसे अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्यों कहते हैं? अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो देखिएगा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा इसलिए प्यारे बच्चे इसको कहा जाता है क्योंकि ये जो इसका निर्माण किया गया था ना, इस अढ़ाई दिन के झोपड़े का, इसका निर्माण बेटा जी 2.5 दिन में पूरा हुआ था। 2.5 दिन में पूरा कर दिया था मजदूरों ने। कहा जाता है कि 2.5 दिन में लगभग कितना, तो आप कहोगे कि 60 घंटे होते हैं मैम, 60 आवर्स होते हैं। तो 60 घंटों में मजदूरों ने इसको तैयार किया था। और 60 घंटे तक ना उन्हें खाने के लिए दिया गया था और ना उन्हें पीने के लिए दिया गया था, जिसमें बहुत सारे मजदूर भी मर गए थे। तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि मैम यहाँ पर 2.5 दिन में ये हमारा जो झोपड़ा है अढ़ाई दिन का ये बना था और ये अजमेर में है। और प्यारे बच्चे ये किसकी जगह पर बनाया गया था वो भी आप सुन लो कि किसकी जगह पर इसको बनाया गया था अढ़ाई दिन का झोपड़ा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि 60 घंटों में ये बना था। 60 घंटों में यानी 16 आवर्स में। और बेटा जी अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो जहां ये मस्जिद बनी है आपकी अढ़ाई दिन के झोपड़ा, लिख लीजिएगा, यहाँ पर पहले, यहाँ पर पहले संस्कृत विद्यालय था। यहाँ पर पहले संस्कृत विद्यालय था जिसको तुड़वाकर, जिसको तुड़वाकर
जिसको तुड़वाकर इसका निर्माण करवाया गया, इसका निर्माण करवाया गया। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे तो पहले क्या था, यहाँ एक संस्कृत विद्यालय था और आपका जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ऐबक ने उस विश्वविद्यालय सॉरी उस विद्यालय को तुड़वा दिया और तुड़वाकर यहाँ पे क्या बनवा दिया। तो आप कहोगे कि मैम वहां पर उसको तुड़वा कर इसने जो है कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद जो है उसने इसको तुड़वा सॉरी संस्कृत विद्यालय को इसने तुड़वा दिया और यहाँ पे 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवा दिया। और प्यारे बच्चों आपको बताऊं कि ये जो संस्कृत विद्यालय है इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण करवाया था विग्रहराज फोर्थ ने। किसने करवाया था, विग्रहराज फोर्थ, इन्होंने संस्कृत विद्यालय को बनवाया था। लेकिन ऐबक को ये जगह पसंद आ गई तो ऐबक ने इसको तुड़वा दिया और यहाँ पे मस्जिद का निर्माण करवा दिया। और प्यारे बच्चे जो विग्रह राज हैं इनके जो दरबारी कवि हैं, इनके जो दरबारी कवि थे उनका नाम था हरिकेल। दरबारी कवि इनका नाम था हरिकेल। तो हरिकेल ने यहाँ पे क्या किया कि जो हरिकेल हैं इन्होंने इसमें संस्कृत में बहुत सारे लाइंस लिखी हुई थी इसकी दीवारों पर, उनको भी इसने तोड़वा दिया। ठीक है, उनको भी इसने धड़वा तुड़वा दिया। 2.5 दिन नहीं वो मैम 2.5 दिन है बेटा, 2.5 दिन ही कहते हैं इसको, 2.5 दिन नहीं कहते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा नहीं, इसका नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, और 2.5 दिन का झोपड़ा ही इसको कहा जाता है। और ये अजमेर में है क्योंकि यहाँ पे झोपड़ा लगा है तो बच्चों को लगता है किसी प्रकार का झोपड़ा होगा, लेकिन ये एक मस्जिद है। और ये कहाँ पर बनवाई हुई है, तो आप कहोगे कि मैम ये मस्जिद जो है ये बनवाई गई है अजमेर के अंदर। तो एक ये हो गया। एक बेटा जी इसका बहुत ही फेमस निर्माण कार्य है, आपने सुना भी होगा उसके बारे में। ठीक है, और वो निर्माण कार्य है, आप यहाँ पे लिखेंगे कुतुब मीनार। ठीक है, कुतुब मीनार ये भी इसी ने बनवाई है। कुतुब मीनार का यहाँ पे इसके आगे लिखेंगे कुतुब मीनार जो है, अगर मैं इसके बारे में बात करती हूँ प्यारे बच्चे, तो इसकी क्या की थी इसने शुरुआत, शुरुआत की थी, यानी हम कह सकते हैं कि कुतुब मीनार की नींव रखी थी। नींव रखी थी किसने, तो आप कहोगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्योंकि इसकी नींव रखी मतलब, या फिर लिख सकते हो कि पहली मंजिल केवल बनवाई थी, पहली मंजिल इसने बनवाई थी। ठीक है, यानी एक फ्लोर इसने बनवाया था। उसके बाद में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया, निर्माण कार्य पूरा किया तो वो किसने किया था, तो आप कहोगे कि उसको पूरा करने वाला था, यहाँ पर लिखेगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने क्या करवाया इसमें, तो बेटा जी 4 मंजिल बनवा दी। एक मंजिल पहले से बनी हुई थी, 3 मंजिल बनवा दी, यानी टोटल कितनी हो गई, तो आप कहोगे कि जब 3 मंजिल इसमें बन गई, 3 मंजिल बनवाई, ठीक है, 3 मंजिल बनवाई, तो टोटल कितनी हो गई, 4 मंजिल। तो यहाँ पे इसका निर्माण कार्य पूरा किसने करवाया, आप कहोगे कि इल्तुतमिश ने। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सब प्यारे बच्चे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको मैं ये भी बता दूं यहाँ पर कि जो ये कुतुब मीनार है इसकी जो चौथी मंजिल यहाँ पर बनी ये किसने बनवाई, तो आप कहोगे 4 मंजिल तक इसको इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, यानी दूसरी तीसरी चौथी मंजिल इल्तुतमिश ने बनवाई थी। अच्छा हाँ, बच्चा 1 मिनट ये पूछ रहा है कि इसका जो निर्माण कार्य शुरू हुआ था, तो बेटा जी 1199 एडी में, 1199 एडी में इसकी नींव रखी गई थी कुतुब मीनार की, 1199 एडी में। अब यहाँ पे इल्तुतमिश ने बनवाया तो देखो यहाँ पे क्या हुआ। अब बेटा जी यहाँ पे हुआ कि जो इसकी चौथी मंजिल है, चौथी मंजिल लिखिएगा जरा, फिरोज शाह तुगलक के समय, फिरोज शाह तुगलक के समय, जिसे आप एफएसटी भी कहते हो, के समय, 1 मिनट रुकना बेटा, के समय बिजली गिरने के कारण इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई।
जिसे एफएसटी ने रिनोवेट करवाया और 5वीं मंजिल बनवाई, और 5वीं मंजिल बनवाई। तो अब कितनी मंजिल हो गई कुतुब मीनार में? आप कहोगे 5 हो गई। ये काम किसने किया? तो आप कहोगे फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और प्यारे बच्चे, ये बनवाई तो ये काम उसने कब किया था? 1368 एडी में। 1368 एडी में प्यारे बच्चे उसने किया था। ठीक है, अब आगे देखिएगा 1505 में क्या हुआ। 1505 में सिकंदर लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई। मरम्मत यानी कि रिपेयरिंग, मरम्मत करवाई 1505 में। किसने? सिकंदर लोदी ने। ठीक है, लोदी वंश का शासक है सिकंदर लोदी, उसने इसकी मरम्मत करवाई थी। अब बात आती है कि जो कुतुब मीनार है, ठीक है, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो आप कहोगे 73 मीटर है। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? आप कहोगे 73 मीटर है मैम। ठीक है, उसके बाद में बेटा पूछा जाएगा कि जो आपकी कुतुब मीनार है इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? यूनेस्को की विश्व विरासत सूची वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल तो कब हुई थी ये? तो आप कहोगे 1993। कब हुई थी? 1993 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में प्यारे बच्चे कुतुब मीनार को शामिल किया गया था। 73 मीटर की इसकी ऊंचाई है, ये आप ध्यान रखेंगे। और यूनेस्को में वर्तमान में अगर हम भारत की बात करते हैं तो आप कहोगे कि मैम वर्तमान में जो, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा 1993 है, तो मैं अगर आपसे कहूं तो आप कहोगे कि यूनेस्को में वर्तमान में भारत में 43 यूनेस्को की साइट्स हैं भारत के अंदर। जो 43 नंबर की है वो है आपकी मोइदम असम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई? इतनी बात आपको समझ में आ रही है? इतनी बात आपको समझ में आ रही है तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। पीडीएफ में ऑलरेडी इसकी एडवांस में दे चुकी हूं आपको, आपके बैच में पड़ी हुई होगी पीडीएफ। ठीक है, आपके बैच में पड़ी हुई है ये पीडीएफ। और मॉडर्न हिस्ट्री की जो आप बात कर रहे हो ये मैं आपको पिछली क्लास में बता चुकी हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेशली मैं संडे को क्लास लूंगी, जो 4 से 5 घंटे की क्लास होगी। तो आपका संडे टू संडे मैं उसको खत्म कर दूंगी, जून तक मैं आपका सिलेबस कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है, अगर आप बेटा क्लास में आपको लगता है कि हम कमेंट करते रहें और मैम हमें आंसर देती रहें तो वो पॉसिबल नहीं है, वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपको उस चीज को समझना पड़ेगा। तो ये सब किसके निर्माण कार्य हैं? ये सारे मैम कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण कार्य हैं। अब देखो ऐबक को क्या कहा जाता है? आप कहोगे, ये इसकी इंग्लिश आप लिख लो, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आपको इसकी इंग्लिश और हिंदी मैंने पहले ही दे रखी है। अब अगर मैं आपसे बोलूं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे एक बार पीडीएफ खोल के तो देखें। ऐबक को ऐबक को गुंबद कला और मेहराब कला का जनक कहते हैं, जनक कहा जाता है। ठीक है, कौन कौन सी कला का लिखिएगा यहाँ पर। ऐबक इज कॉल्ड द फादर, ऐबक इज कॉल्ड द फादर। पहले पीडीएफ देने का मतलब क्या है जब आप लोग पढ़ते ही नहीं हो? ऑफ डोम, ऑफ डोम आर्ट एंड आर्क आर्ट।
एंड आर्क आर्ट। तो अब ये क्या होते हैं? ठीक है, अब ये क्या होते हैं बेटा? नोट्स बनाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, पढ़ तो सकते हो ना अल्पा, नोट्स बनाने की बात ही नहीं कही मैंने। ठीक है, अब ये क्या होते हैं आपके? डोमार्ट, जिसको कहते हैं गुंबद कला, और एक मेहराब कला यानी कि आर्क आर्ट। तो देखो, जो इस तरीके से होता है, इस तरीके से अगर किसी भी मीनार या किसी भी उसकी शेप होती है तो उसको कहते हैं गुंबद, जो ऊपर से इस गोलाकार शेप में होता है। ये कैसी कला होती है बेटा जी? गुंबद कला। ठीक है, और एक आपको मैं बता दूं, एक होती है यहाँ पे आपका आर्क या फिर मेहराब आर्ट। एक मिनट, वो कैसी होती है? तो वो कुछ इस तरीके की होती है, ऐसे ट्राइएंगुलर शेप में होती है ऊपर से, और ऐसी बनी हुई होती है इस तरीके से। इसको कहते हैं मेहराब कला। तो इनका जनक किसको कहा जाता है? फादर ऑफ आर्क आर्ट एंड डोम आर्ट, तो वो कहा जाता है ऐबक को। ये आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीजें बेटा इस संडे नहीं, आप जो संडे आएगा उसमें। ठीक है, बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ बेटा जी, पढ़ा रही हूँ, इसको गुस्सा नहीं कहते हैं, पढ़ाना कहते हैं। आप लोगों का अब आगे लिखेगा, ऐबक का दरबारी कवि, ऐबक का दरबारी कवि कौन था? तो आपको मैं बता दूं कि ऐबक का जो दरबारी कवि था उसका नाम है ऐबक कोर्ट पोर्ट, ऐबक कोर्ट पोइट हसन निजामी, जिसने एक बुक भी लिखी है। हसन निजामी की बुक का नाम है ताजुल ए मासिर। क्या नाम है इसकी बुक का? पुस्तक का नाम है ताजुल मासिर, ताजुल मासिर। ये किसकी बुक है? आप कहोगे ऐबक की। किसकी बुक है बेटा जी? तो आप कहोगे कि मैम ये ऐबक की बुक है। और इसमें क्या है? तो आप कहोगे कि इसमें दिल्ली सल्तनत का इतिहास है। इसमें क्या है? तो आप कहोगे कि दिल्ली सल्तनत का इतिहास है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ताजुल मासिर प्यारे बच्चे, अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो ताजुल मासिर जो है वो हसन निजामी की बुक है, और इसमें दिल्ली सल्तनत का इतिहास दिया गया है। अब अगर मैं बात करती हूँ तो ऐबक का मकबरा, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि ऐबक की मृत्यु 1210 में हुई थी, और 1210 में उसकी मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण हुई थी। और घोड़े से जब वो गिरा तो आपको मैं ये भी बता दूं यहाँ पर कि उसकी लाहौर में मृत्यु हुई थी, और लाहौर में ही उसका टॉम्ब बनवाया गया था। ठीक है, लाहौर में ही उसका टॉम्ब था, उसका मकबरा था। और उसको किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने। बताइए जल्दी से, ये मैंने आपको क्लास में बता दिया था या नहीं बताया था? तो ऐबक का मकबरा लाहौर में है, और उसको किसने बनवाया था? तो आप कहोगे कि इल्तुतमिश ने बनवाया था। और मैंने आपको एक चीज और बता दूं कि ऐबक की मृत्यु के समय, ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था, बदायूं का गवर्नर था। ये बेटा मैंने आपको बताया था। ठीक है, मकबरा उसका बता दिया था लाहौर। देखिए आप सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, इसलिए हमने डिस्कस कर लिया था। तो ये ऐबक था। अब ऐबक के बाद में बेटा जी दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश में जो अगला शासक बनेगा वो बनेगा आराम शाह। और आराम शाह कौन है? तो आप इसके बारे में मैं अगर आपसे कहूं तो प्यारे बच्चे, आराम शाह का जो शासनकाल रहा माना जाता है वो 1210 से, कहीं कहीं लिखा मिलेगा 1211, और कहीं कहीं लिखा मिलेगा 1210 से 1210। क्यों? क्योंकि इसका जो शासनकाल है या इसका जो कार्यकाल है, ठीक है, वो माना जाता है केवल 8 माह का। कार्यकाल कितना माना जाता है? तो आप कहोगे कि मैम ओनली 8 मंथ्स, केवल 8 माह का माना जाता है। अब अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करती हूँ पूरे नोट्स में, नवीन सर ने तो 5th मंजिल एफएसजी ने बनवाया था, 2 3 4 इल्तुतमिश ने बनवाया था, तो मैंने 4 मंजिल ही तो बोली हैं। आ जाओ बेटा, आपकी बात करते हैं, जो आपने मेरी बात को सुनने पे गौर ही नहीं किया था।
फिरोज शाह तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई, रिनोवेट करवाया और पांचवी मंजिल बनवाई। मैंने भी तो यही लिखवाया है। अगर आप यहाँ पे ठीक से पढ़ोगे तो आपको दिखाई देगा कि मैंने भी ये बताया है कि फिरोज शाह तुगलक ने पांचवी मंजिल बनवाई थी, चौथी मंजिल का रिनोवेशन करवाया था। मतलब वो बिजली गिर गई जिसके कारण से वो मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी। बेटा मैंने भी यही लिखवाया है। और मैंने पीछे आपको ये बहुत अच्छे से बताया है कि एक मंजिल किसने बनवाई थी, तो एक मंजिल मैम इसने बनवाई थी, क्या कहते हैं उसने, ऐबक ने। और फिर इसमें तीन मंजिल और बनवाई किसने, तो आप कहोगे कि जो है इल्तुतमिश ने। तो दूसरी तीसरी चौथी हो तो गई बेटा, देख तो लो यहाँ पर, दूसरी तीसरी और चौथी, यही तो मैंने भी आपको बताया है। बेटा 73 हो गया है रीता सेनी जी, 73 मीटर माना जाता है, इसलिए मैंने लिखवाया है 73 मीटर माना जाता है। ठीक है, अगर आप पढ़ेंगे तो बेटा वही चीज मैंने भी लिखवाई है। अब यहाँ पे आइए आराम शाह। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो आराम शाह था वो ऐबक का बेटा था और ऐबक की मृत्यु के बाद वो गद्दी पर बैठा था, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, ये ऐबक का बेटा नहीं था, बल्कि इसको क्या किया था कि दिल्ली के कुछ लोगों ने, जो दिल्ली में एक एक यहाँ पे ग्रुप आपको एक्टिव दिखाई देगा, जो 40 सरदारों का एक ग्रुप होगा वो काफी एक्टिव है। तो वो क्या चाहता था कि जैसे यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया था कि ऐबक के समय पर ऐबक ने एक तो अपनी राजधानी बनाई थी लाहौर में और उसने सैन्य राजधानी बनाई थी दिल्ली में। तो लाहौर के जो सरदार थे वो चाहते थे कि भाई आराम शाह बने और शासन यहीं पे सेंटर में रहे। लेकिन जो दिल्ली के सरदार थे जो काफी शक्तिशाली हैं, इनका मानना था कि एक ऐसे व्यक्ति को शासन बनना चाहिए, सॉरी शासक बनना चाहिए, जो वहां पर रहकर जो वहां पर रहकर शासन करे और सेंटर में आपका दिल्ली सल्तनत का शासन आ जाए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जब तक दिल्ली के सरदार कुछ कर पाते तब तक यहाँ पे लाहौर के सरदारों ने आराम शाह को गद्दी पर बिठा दिया था। ठीक है, आराम शाह गद्दी पर बैठ जाता है, लेकिन इल्तुतमिश ने क्या किया, इल्तुतमिश ने इसे जूड़ के युद्ध में हरा दिया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका यहाँ पे कहा जाता है कि ये कुछ लोग कहते हैं कि इल्तुतमिश का बेटा था, उस हिसाब से, सॉरी, ऐबक का बेटा था, उस हिसाब से यहाँ पर बैठा था। लेकिन यहाँ पे कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये बेटा नहीं था, बल्कि इसको लाहौर के सरदारों ने यहाँ पर बिठा दिया था। और फिर उसके बाद में इल्तुतमिश को दिल्ली के सरदारों का सपोर्ट था, तो इल्तुतमिश और इसके बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, तो अगर मैं आपको यहाँ पे बात करती हूँ प्यारे बच्चे, तो आप यहाँ देखेंगे कि इसका कार्यकाल केवल कितने महीने का माना जाता है, आप कहोगे 8 महीने का मैम इसका कार्यकाल माना जाता है। किसका कार्यकाल माना जाता है, तो आप कहोगे कि मैम आराम शाह का 8 ही। अब देखो क्या हुआ, इल्तुतमिश ने इसे इल्तुतमिश ने इसे जूड के युद्ध में हरा दिया, जूड के युद्ध में हरा दिया किसने, तो आप कहोगे इल्तुतमिश ने। इट वॉज डिफीटेड बाय इल्तुतमिश बाय इल्तुतमिश बैटल इन जूड। तो इसमें हरा दिया था किसने, तो आप कहेंगे कि मैम बैटल ऑफ जुड़, सॉरी मैंने यहाँ जुड़ कर दिया, इंग्लिश में ठीक करना, बैटल इन जूड। किसने हरा दिया, तो आप कहोगे कि अब इल्तुतमिश ने। किसको, आराम शाह को, क्योंकि आराम शाह एक बहुत ही कमजोर शासक था। और अब किसका नंबर आएगा, अब आएगा इल्तुतमिश का। तो बेटा जी इल्तुतमिश के बारे में सुनिए। इल्तुतमिश कहा जाता है कि 1210 से 1236 तक, और कुछ इतिहासकार कहते हैं 1211 से 1236 तक।
तो ज्यादातर माना जाता है 1210 से 1236 तक। ठीक है बेटा, मैंने टॉम्ब लिखवाया है। सोनिया एक बार चेक कीजिए, एक बार चेक कीजिए। ठीक है, एक बार चेक कीजिए बेटा, 73 मीटर ही होगा गुनगुन। एक बार चेक कीजिए बेटा, मैंने लिखवाया है। ठीक है, तो इल्तुतमिश क्या हो गया आपका, 1211 से 1236 तक या 1210 से 1236 तक। अब आता है इल्तुतमिश। तो प्यारे बच्चे इसके बारे में लिखिएगा, इसे क्या कहा जाता है। इसे कहा जाता है गुलाम का गुलाम। क्यों कहते हैं, क्योंकि आपका ये ऐबक का गुलाम था। गुलाम का गुलाम, ये ऐबक का गुलाम भी था, और ये भी कहा जाता है कि ये ऐबक का दामाद भी था। ठीक है, अब ऐसे क्यों कहते हैं गुलाम का गुलाम, क्योंकि ऐबक खुद एक गुलाम था गौरी का, और ऐबक का गुलाम कौन था, इल्तुतमिश था। मैंने नहीं लिखवाया क्या ऐबक का मकबरा। कल से पीडीएफ से करा दूंगी, अब आप पढ़ लो भाई। बड़ा दिक्कत है आप लोगों के साथ में, जिस दिन हाथ से लिख कर पढ़ा दो उस दिन पीडीएफ से पढ़ा दो, जिस दिन पीडीएफ से पढ़ाओ उस दिन हाथ से लिख के पढ़ाओ। बेटा पढ़ना वढ़ना है या फिर पीडीएफ और हाथ से ही टाइम पास करना है। आपका पढ़ने पे फोकस होता नहीं है, कभी आपका हिंदी पे फोकस है, कभी इंग्लिश पे फोकस है, कभी पीडीएफ पे फोकस है, कभी हाथ पे फोकस है। मैं अकेली हूं और आपकी डिमांड 10 होती है। नहीं लिखवाया है, ठीक है मैं लिखवा देती हूँ, अगर नहीं लिखवाया तो आप ऐबक वाले पॉइंट्स में ऐड कर लेना। ठीक है, चलो यहाँ पे ऐड कर लेना, यहाँ बॉक्स बनाकर लिख देती हूँ। ऐबक का मकबरा, ऐबक का मकबरा। पीडीएफ देने का कोई फायदा होता है, पढ़ते तक तो हो नहीं आप लोग उसको। ऐबक का मकबरा, टॉम्ब ऑफ ऐबक, लिखिएगा लाहौर। फॉर्म्ड बाय या मेकिंग बाय मेक्ड बाय इल्तुतमिश, इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया। बस ये लाइन थी, लिख लीजिए बेटा। ठीक है, और 1210 में इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पर, इसे गुलाम का गुलामा मैं कल से पीडीएफ से ही पढ़ाऊंगी। इट वॉज कॉल्ड स्लेव टू स्लेव, स्लेव टू स्लेव, गुलाम का गुलाम कहा जाता है। उसके बाद इसके बाद लिखिएगा ऐबक का दामाद था। नेक्स्ट लिखिएगा इसकी उपाधि यानी टाइटल, अमीर उल उमरा इसका टाइटल था। अमीर उल उमरा, अमीर उल उमरा, ये इसका टाइटल, ये इसकी उपाधि थी। ये इल्तुतमिश के बारे में है। तो इल्तुतमिश आप देखेंगे कि यहाँ पर दिल्ली का जो कहेंगे, यहाँ पर कि आप कहोगे कि जो दिल्ली है
अगर मैं दिल्ली की अगर आपसे बात करती हूँ तो दिल्ली क्या है? तो दिल्ली आप कह रहे हो कि मैम अभी दिल्ली में एक यहाँ पे सल्तनत स्थापित हुई है, दिल्ली सल्तनत, लेकिन यहाँ पे संस्थापक आपने ऐबक को बताया, लेकिन क्यों कहते हैं कि इल्तुतमिश वास्तविक संस्थापक था? तो मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर। अगर मैं आपसे प्यारे बच्चे यहाँ पर बात करती हूँ तो आप कहोगे कि ये इल्तुतमिश जो है ये था दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। दिल्ली सल्तनत का पहले लिखो कि क्यों कहा जाता है, रीजन पता होना चाहिए। ठीक है, हमें रीजन पता होना चाहिए कि क्यों कहा जाता है। तो आपने इसकी उपाधि देखी कि उपाधि क्या थी इसकी। अब देखिएगा यहाँ पर प्यारे बच्चे, एक लिखिएगा इसके पिताजी का नाम और लिख लीजिएगा, पूछा गया एक दो एग्जाम्स में। फादर का नाम लिखिएगा बच्चे ईलम खां। ठीक है, फादर का नाम क्या था? ईलम खां, इसके पिताजी थे। और अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो इसने क्या किया था? राजधानी यानी जो कैपिटल है, मैंने आपको बताया था कि ऐबक के समय पर लाहौर थी। इसने क्या किया? इसने जो कैपिटल है ये बेटा जी, इस कैपिटल को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित, इसने क्या किया? लाहौर से स्थानांतरित कर दी थी इसने। और कहां पर कर दी थी स्थानांतरित? यानी कि ट्रांसफर, ट्रांसफर्ड ये की थी बेटा जी इसने। आपका लिखिएगा लाहौर से कहा स्थानांतरित की थी? तो बेटा जी दिल्ली में। और आपका क्योंकि इसने दिल्ली को राजधानी बनाया, कैपिटल इसने दिल्ली को बनाया, इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक। ठीक है, वास्तविक संस्थापक यानी कि रियल फाउंडर ऑफ, रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत कहा, क्या वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैम इसने राजधानी दिल्ली बनाई थी। इसने राजधानी क्या बनाई थी? दिल्ली। अब देखो इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बारे में आगे प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं तो इसने क्या चलाया? इसने इक्ता प्रथा चलाई थी। अब इसको जरा बहुत अच्छे से समझना, इसने क्या चलाई थी? इक्ता प्रथा चलाई। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि स्टार्टेड एकता सिस्टम, स्टार्टेड एकता, स्टार्टेड एकता सिस्टम। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ आपसे कि एकता सिस्टम क्या होता है, और एकता सिस्टम की बच्चे अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो देखना जरा यहाँ पर। एकता का मतलब अगर मैं आपको यहाँ पे साइड में बताऊं तो एकता का मतलब होता है जमीन का टुकड़ा, जमीन का टुकड़ा, पार्ट ऑफ लैंड होता है, पार्ट ऑफ लैंड यानी जमीन का या पीस ऑफ लैंड, जमीन का टुकड़ा। ठीक है, पीस ऑफ लैंड। अब इसमें क्यों चलाई थी और ये क्या सिस्टम था, आपने कई बार यहाँ पे बताया होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे प्यारे बच्चे यहाँ पर बात करती हूँ तो इक्ता मतलब जमीन का टुकड़ा। आप देखो जैसे मान लीजिए कि ये कोई जमीन है, ठीक है, अब इस जमीन का इतना टुकड़ा, इस जमीन का इतना टुकड़ा, इस जमीन का इतना टुकड़ा। तो हमने क्या किया, एक बहुत बड़ी जमीन थी जिसके कई सारे टुकड़े कर दिए। और अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूंगी प्यारे बच्चे तो यहाँ पे क्या है कि जैसे आपका कोई राजा है तो उसके पास सेना होती थी, उसके पास में सैनिक होते थे, और सैनिक होते थे तो क्या करते थे? काम करते थे। और काम करते थे तो प्यारे बच्चों क्या मिलता था उनको? तो आप कहोगे कि उसके बदले में उनको वेतन मिलता था। कितना क्या मिलता था? आप कहोगे कि मैम उसके बदले में उसको
वेतन मिलता था सैनिक को, तो इल्तुतमिश ने ये सोचा कि भाई अगर सैनिक है और सैनिक की पोस्टिंग उसके घर के आसपास नहीं है, वो कहीं और जाकर काम कर रहा है, तो फिर उसको जो वेतन मिल रहा है वो उसके घर वालों तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो क्यों ना मैं एक ऐसा सॉल्यूशन निकालूं, क्यों ना मैं कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकाल दूं कि जो सैनिक है वो अपने घर वालों को लेकर परेशान ना हो, और वो जहां पर काम कर रहा है वहां पर करता रहे, और उसको ये फिक्र ना हो कि उसके घर वाले कैसे खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो उसने कहा कि मैं अपने सैनिकों को नगद वेतन नहीं दूंगा, मैं अपने सैनिकों को एक जमीन का टुकड़ा दूंगा, और उस जमीन के टुकड़े से जो भी आपका अनाज होगा या जो भी उससे चीजें जो है उनका प्रोडक्शन होगा किसी भी चीज का, तो वो जो चीजें हैं वो किसके काम आ जाएंगी? वो काम आ जाएंगी उसके परिवार वालों के। अब सैनिक चाहे कहीं पर भी काम करे, लेकिन उसके परिवार वालों के पास क्या है? ये जमीन का टुकड़ा है, वो इसमें फसल उगाएंगे और अपना जो है खाना पूर्ति पूरा करते रहेंगे, मतलब उनका गुजारा चलता रहेगा, और सैनिक भी अच्छे से सेवाएं दे पाएगा। तो ये इल्तुतमिश ने क्या किया, यहाँ पे नगद सैलरी ना देकर उसने क्या दे दिया? जमीन का टुकड़ा दे दिया। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चे? ठीक है, क्या आपसे यहाँ पर बताइए जल्दी से, इतनी बात आपको समझ में आ गई? अगर आ गई है तो जल्दी से थम्स अप कीजिए कि इक्ता किसको कहते हैं और इक्ता प्रथा क्यों शुरू की गई थी। क्योंकि मैम यहाँ पर सैनिकों को उसने नकद वेतन ना देकर क्या किया था? जमीन का टुकड़ा देना शुरू कर दिया था, उसने इक्ता प्रथा चलाई थी। अब प्यारे बच्चे अगर मैं बात करती हूँ तो देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे एक और यहाँ पे सिस्टम आएगा, आप एक ग्रुप पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं तुर्क ए चहलगानी, जिसमें 40 सरदारों का एक बहुत ही मजबूत ग्रुप होता है, जो काफी शक्तिशाली ग्रुप होता है। देखिएगा जरा यहाँ पर, तो इसने क्या बनाया था? इसने बनाया था तुर्क ए चहलगानी। उसको इसने क्या नाम दिया था 40 लोगों के ग्रुप को? तुर्क ए चहलगानी, जिसने जिसने इनको इसको सपोर्ट भी किया था, और इसको कहा जाता है 40 सरदारों का समूह। 40 सरदारों का समूह, ग्रुप। 40 सरदारों का समूह यानी कि ग्रुप। तो आप कहोगे कि इसने क्या चलाई थी? आप कहोगे इसने इक्ता प्रथा चलाई थी। ठीक है, तुर्क ए चहलगानी का गठन गठन किया। फॉर्म्ड ऑफ तुर्क अ चहलगानी। फॉर्म्ड ऑफ तुर्क ए चहलगानी। तुर्क ए चहलगानी। अब ये क्या था? तो ये 40 सरदारों का एक काफी काफी मजबूत ग्रुप था। और ये जो सरदार हैं आप देख रहे हो, अभी यहाँ पे इल्तुतमिश ने तो इनको बना दिया, और ये काफी शक्तिशाली है, और इल्तुतमिश जो है प्यारे बच्चे, इनको काफी सम्मान देता है, इनको काफी शक्तियां दे रखी हैं। लेकिन इल्तुतमिश ने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा कि ये जो 40 लोग हैं जिनको मैं यहाँ पर इतना पावरफुल बना रहा हूँ, ये मेरे आने वाले जो उत्तराधिकारी हैं, जो सक्सेसर हैं, उनको यहाँ पर परेशान कर सकते हैं। क्योंकि इसके समय पे इन 40 सरदारों को काफी शक्तियां दे दी गई थी। तो ये चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। और प्यारे बच्चों अगर मैं बात करती हूँ तो ये तुर्क ए चहलगानी देखेंगे आप कि आगे चल के कितना इंटरफेयर इसका शुरू हो जाएगा, और ये सोचेगा कि इल्तुतमिश के बाद ये सोचेगा कि भैया मैं ही असली शासक बन जाऊं, हमारा सरदारों का ग्रुप ही केवल एक नाम का राजा बिठा दें और असली शक्तियां हमारे पास आ जाएं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि 40, अच्छा सदरों हो गया है यहाँ पे सरदारों की जगह, एक मिनट, 40 सरदारों का समूह। ठीक है, सरदारों का समूह। तो यहाँ पे ये 40 लोग किसने इनको फॉर्म्ड किया है? आप कहोगे कि इल्तुतमिश ने इनको फॉर्म्ड किया है। अब आगे देखिए प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो खलीफा से खिलत प्राप्त करने वाला, खलीफा से खिलअत, बच्चा कहेगा इंग्लिश में क्या बोलेंगे? खिलअत ही बोलेंगे इंग्लिश में भी। ठीक है, खिलअत ही इसको बोलेंगे, खिलअत, या खलीफत बोलेंगे, खलीफत। ठीक है, खिलत को क्या लिखेंगे? खिलाफत, एक मिनट, खिलाफत लिखना, या खिलती लिखो, कंफ्यूज मत हो जाना। खिलअत।
खिलत क्या होता है बेटा? एक तरीके से एक वैल्यू होती है, एक प्रशंसा पत्र होता है जो कोई भी राजा अपनी प्रशंसा में चलवाता है। तो खलीफा से खिलत प्राप्त करने वाला, ठीक है। खिलत क्या होता है? लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, एक प्रशंसा पत्र होता है। प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान था, पहला सुल्तान था। इंग्लिश में भी लिखवा देती हूं मैं आपको, लिखिएगा। became the first sultan became the first sultan to receive khilat from खलीफा। और ये इसने किसके खलीफा से? तो बेटा जी ये इसने प्राप्त की थी 1229 ईस्वी में, बगदाद के खलीफा से, बगदाद के खलीफा से। खलीफा ऑफ बगदाद, इसने इसको प्राप्त किया था। यानी आप यहाँ पे कह सकते हो कि मैम जो खिलत है, खिलत क्या है? एक तरीके का एक प्रशंसा पत्र है। यानी अपना एक तरीके से अपनी प्रशंसा करवाना, अपने बारे में लोगों को बढ़ा चढ़ाकर बताना। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्यारे बच्चे, आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जो ऐबक था, ऐबक ने कभी भी अपना जो खिलत मतलब प्रशंसा पत्र नहीं पढ़वाया था, खिलत नहीं पढ़वाया था। ये मैंने आपको बताया था। और आपको मैंने ये भी बताया था कि आप कह रहे हो यहाँ पर कि जो खिलत प्राप्त किया है वो किसने प्राप्त किया है? तो मैम वो इल्तुतमिश ने प्राप्त किया है। और कब प्राप्त किया है? 1229 में। ठीक है, ये आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि खलीफा से खिलत प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश था। खिलत किसको कहते हैं? प्रशंसा पत्र को, जिसमें एक शासक या इसमें एक राजा अपनी ही प्रशंसा करवाता है। तो इतनी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि खलीफा से खिलत प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो वो था इल्तुतमिश। कब प्राप्त किया था? तो 1229 में प्राप्त किया था। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ लोगों के नाम बताए थे। देखो, जैसे आपने मेरे मुंह से एक नाम सुना था ऐबक का, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। एक नाम आपने मेरे मुंह से सुना था यल्दौज का। एक नाम आपने मेरे मुंह से सुना था बेटा जी कुबाचा का। और एक नाम आपने मेरे मुंह से सुना था बख्तियार खिलजी का। अब जरा यहाँ पे ध्यान से सुनना। एक नाम आपने मेरे मुंह से सुना था बख्तियार खिलजी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है। और आपको मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि जो इल्तुतमिश है वो बड़ा ही पेशेंस रखने वाला व्यक्ति है। आपको दिखेगा कि वो कितना धैर्य यहाँ पर रख रहा है। अब ऐबक की क्या हो चुकी है? मैम आपने बताया मृत्यु हो चुकी है। और यल्दौज जो है, यल्दौज मैंने आपको बताया था कि ऐबक का शत्रु बन सकता था, लेकिन ऐबक ने क्या कर लिया था? इसकी बेटी से शादी कर ली थी और इसको अपना ससुर बना लिया था। तो ये जो यल्दौज नाम का व्यक्ति है, इसको मैंने आपको बताया था कि इसको गजनी वाला क्षेत्र दिया गया था। अब जब तक यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक शासन कर रहा था, तब तक तो ये यल्दौज नामक व्यक्ति शांत था। लेकिन जब इसने देखा कि इस उसने इल्तुतमिश ने क्या किया है कि भैया ऐबक तो मर चुका है और दिल्ली में जो शासन कर रहा है, अब वो कौन कर रहा है? अब वो व्यक्ति कर रहा है इल्तुतमिश। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि जो इल्तुतमिश है ना, अब इस इल्तुतमिश पे ये यल्दौज क्या करेगा? अटैक करेगा, यहाँ पे बार बार आक्रमण करेगा। और यल्दौज कोई कोई कमजोर व्यक्ति नहीं है, ये भी एक शक्तिशाली शासक है, ये भी एक पावरफुल व्यक्ति है। और ये बात इल्तुतमिश बहुत अच्छे से जानता था। तो आपको मैं ये बता दूं कि यहाँ पर जब ऐबक हटा तो भैया उसको लगा कि अब मेरा दामाद तो यहाँ पे रहा नहीं है, और जब मेरा दामाद यहाँ पर नहीं है, कोई और व्यक्ति शासन कर रहा है, तो मैं इस क्षेत्र को जीतूंगा। तो ये यल्दौज यहाँ पे बार बार इस पर अटैक करेगा, बार बार इस पर अटैक करेगा। और जब अटैक करेगा तो आप कहोगे कि इल्तुतमिश ने कुछ नहीं कहा। मैम नहीं, शुरुआत में इल्तुतमिश ने कुछ नहीं कहा, उसने कोई भी यहाँ पर रिएक्शन नहीं दिया, कोई भी एक्शन यहाँ पे नहीं लिया। ठीक है,
और यहाँ पे जब उसने कोई भी गलत काम नहीं की, मतलब कोई भी एक्शन रिएक्शन नहीं किया, तो आप कहोगे कि मैं इल्तुतमिश तो खुद कितना पावरफुल था। उसके पास 40 सरदारों की जो है शक्ति भी थी और उसने खुद बहुत सारे युद्धों को लड़ लिया था। तो फिर उसके बाद उसने यहाँ पर क्यों एक्शन नहीं लिया? क्योंकि बेटा वो जल्दी में कोई काम नहीं करना चाहता था। वो जानता था कि ये जो व्यक्ति है यल्दौस, ये काफ़ी शक्तिशाली व्यक्ति है। और अगर वो एकदम उसके अटैक करते ही उस पर रिएक्शन करेगा, तो हो सकता है कि उसके हारने के चांसेस बढ़ जाएं। तो इल्तुतमिश क्या करता है, पहले इसके जितने भी अटैक होते हैं उन पे कोई रिएक्शन नहीं करता और धीरे 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 अपनी शक्तियों को और ज्यादा बढ़ाता है। और प्यारे बच्चे, जब वो इल्तुतमिश लगातार अपनी शक्तियों को बढ़ाता है और जब पावरफुल हो जाता है और उसको लगता है कि अब वो समय आ गया है जब मुझे यल्दौस के आक्रमणों का जवाब देना चाहिए, तो प्यारे बच्चों फिर इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है। और आपने कई बार इस युद्ध का नाम सुना होगा, जिसका नाम है तराइन का तीसरा युद्ध। तराइन का तीसरा युद्ध आपने सुना होगा, थर्ड बैटल ऑफ तराइन। ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ तराइन। थर्ड बैटल ऑफ तराइन। तराइन के दो युद्ध में आपको ऑलरेडी पढ़वा चुकी हूं कि तराइन के दो बैटल्स आपने कई बार मतलब मेरे साथ पढ़े हैं। और कहां कहां पर, तो मैंने आपको बताया था पृथ्वीराज चौहान जी और बेटा जी मोहम्मद गौरी। अब ये जो तराइन का तीसरा युद्ध होता है, ये 1215 से 1216 एडी आपका माना जाता है। और ये युद्ध किस किस के बीच होता है, तो आप कहोगे इल्तुतमिश वर्सेस यल्दौज। इल्तुतमिश वर्सेस यल्दौज, इन दोनों के बीच ये युद्ध होता है जिसमें यल्दौज की हार होती है और इल्तुतमिश की बच्चे जीत होती है। और कारण क्या था, तो कारण वही था कि मैं यहाँ पर अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहता था। यल्दौस यल्दौस को लगा कि जब तक मेरा दामाद यहाँ पर शासन कर रहा था बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अब यहाँ कोई और व्यक्ति शासन कर रहा है, इस चीज को लेकर यहाँ पे क्या होता है, युद्ध होता है। और प्यारे बच्चों, आपको मैं बता दूं कि जो कुबाचा है इसने आत्महत्या कर ली थी, इसने सुसाइड कर लिया था। और जो बख्तियार खिलजी है, ये तो आप जानते हैं कि ऐबक के समय पर ही मर गया था। यानी इल्तुतमिश के जितने भी दुश्मन थे उनमें से केवल एक दुश्मन के साथ इसका युद्ध होता है, बाकी के साथ नहीं होता। तो इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि तराइन के तीसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, क्यों हुआ था। अब आगे हम बात करते हैं इल्तुतमिश की मुद्रा। मुद्रा की हम बात करते हैं, इल्तुतमिश ने कौन कौन सी मुद्रा, यानी आप कहेंगे करेंसी। ठीक है, करेंसी की प्यारे बच्चे हम बात करते हैं। देखो, ऐबक ने तो कोई सिक्का भी नहीं चलाया था, ऐबक ने कोई खुतवा पत्र मतलब खुतवा यानी कि प्रशंसा पत्र भी नहीं पढ़वाया था। अब यहाँ पे जैसे इसने खिलत प्राप्त की है, खिलत मतलब होता है एक तरीके से किसी भी पद के लिए वैधानिकता को प्राप्त करना और अपने बारे में प्रशंसा करना, ये सब इसका मतलब होता है। लेकिन ऐबक ने ये सब कोई काम नहीं किए थे बेटा जी। खिलत यहाँ पे एक तरीके से लीगल वैल्यू हो गई उस पद की जिस पद पर वो बैठा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे अब इल्तुतमिश जब आया तो उसने खिलत भी यहाँ पर प्राप्त कर लिया, उसने प्रशंसा पत्र भी लिखवाए, उसने सिक्के भी चलवाए अपने नाम के। तो आप देखोगे कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसकी मुद्रा की, इसकी करेंसी की अगर मैं आपसे बात करती हूँ, तो आप कहोगे कि एक तो इसने चलवाया था जीतल और एक इसने चलवाया था टंका। ये दो तरह की करेंसी इसने चलवाई थी, जिसमें से बेटा जी जीतल यानी कि तांबा जो था वो आपका कॉपर से बना हुआ था। ठीक है, और जो चांदी थी, जो टंका था, वो आपका चांदी का यानी कि सिल्वर से बना हुआ था। ये दोनों आपकी जो करेंसी हैं, ये इल्तुतमिश के समय पर जो है यहाँ पर क्या होगे कि आपकी चली थी। इतनी बात आपको मुझे लगता है समझ में आ रही होगी। तो ये इसने चलवाई थी और ये आपको पता होना चाहिए। तो कॉपर और आप कहोगे कि मैम जो यहाँ पे टंका, ये दोनों सिक्के किसने चलवाए हैं, इल्तुतमिश ने। किसके समय पर, तो अपने शासन काल के समय पर। ठीक है, अपने शासन काल के समय पर इसने चलवाए हैं, ये आप बच्चे ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद में आप कहोगे कि ये जो सिक्के थे इन पर क्या लिखा गया था, इन सिक्कों पर इसने क्या लिखवाया था, लिखिएगा कि इन सिक्कों पर वो आपकी जो जगह होती थी जहां पर सिक्के ढाले जाते थे,
तो उन जगह का नाम भी यहाँ पर लिखवाया था इन सिक्कों के ऊपर। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि इसने क्या किया था, शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए थे, शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, यानी इन पर लिखवाया था शुद्ध अरबी के सिक्के जारी। अरबी क्या है, तो अरबी एक भाषा है, यानी प्योर अरबी में लिखे हुए सिक्के जारी करने वाला ये शासक था जिसने दो तरीके के सिक्के यहाँ जारी किए थे मैम, एक जीतल और एक मैम टंका। जीतल जो कि हमारा किसका बना हुआ होता था, आप कहोगे तांबे का, और टंका किसका बना हुआ था, आप कहोगे कॉपर का। ठीक है, तो सॉरी, टांका मतलब चांदी का। तो ये आपके सिक्कों की बात हुई। अब यहाँ पे जो इसने क्या किया, लिखिएगा सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाया, टकसाल का नाम लिखवाया। मतलब टकसाल क्या होता है मैम, तो जहां पर सिक्कों की ढलाई होती है, एक ऐसी जगह जहां पर करेंसी बनती है या छपती है, तो उसको कहते हैं टकसाल। तो भैया इसको इंग्लिश में कहा जाता है मिंट। क्या कहते हैं बच्चे, इसको इंग्लिश में कहते हैं मिंट। तो मिंट का जो नाम है वो वहां पर मेंशन करवाया कॉइन्स के ऊपर कि कहां पर ये सिक्का ढाला गया है या कहां पर ये सिक्का बना है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब प्यारे बच्चे एक और चीज सुन लीजिए, इसके समय पर और क्या हुआ था। इसके समय पर लिखिएगा, एक चीज और लिखिएगा यहाँ पर कि इल्तुतमिश ने लाहौर नियंत्रण किया, कब किया था, लाहौर पर नियंत्रण, यानी कंट्रोल ऑन लाहौर। ठीक है, लिखिएगा, डेट लिखिएगा, इसने लाहौर पर भी नियंत्रण किया था, कंट्रोल ऑन लाहौर। ये किया था बेटा जी इसने 1217 एडी में। फिर इसके समय पर मंगोल आक्रमण हुआ था, लिखिएगा, इसके समय मंगोल आक्रमण हुआ, मंगोल आक्रमण हुआ था, मंगोल आक्रमण हुआ था। अब ये मंगोलों ने जो आक्रमण किया था वो कब किया था, तो आप कहोगे 1221 में, 1221 में इसके समय मंगोल आक्रमण हुआ था, लिखिएगा। आगे अब हम बात करते हैं कि जब मंगोल आक्रमण हुआ मैम, तो यहाँ पर मंगोलों का नेता कौन था, मंगोल नेता कौन था, इनका लीडर कौन था, तो आपने नाम सुना होगा चंगेज खां। ठीक है, आपने ये नाम सुना होगा इतिहास में, चंगेज खान, जिसे प्यारे बच्चे तिमुचिन के नाम से भी जानते हैं, जिसे तिमुचिन के नाम से भी जाना जाता है, इसे तिमुचिन के नाम से जाना जाता है। इसने यहाँ पर आक्रमण किया था, ये मंगोलों का नेता था। अब बेटा जो नेता था ना चंगेज खान, इसने और क्या किया था, इसके समय की और बातें सुन लो कि चंगेज खान ने ट्रांस आसियान पर भी विजय प्राप्त की थी, ट्रांस आसियान पर विजय प्राप्त कर ली थी इसने, ट्रांस आसियान, ट्रांस आसियान पर विजय प्राप्त किसने की थी, इसी तिमुचिन ने, जो भारत पर आक्रमण करने आया है। और ये कब की थी इसने, 1219 में, 1219 एडी में। तो ट्रांस आसियान वाले क्षेत्र को ये पहले ही जीत चुका था। और अब आपका क्वेश्चन ये जरूर आएगा कि ट्रांस आसियान कहाँ पर पड़ता है, तो बेटा जी ये ईरान में पड़ता है, ये ईरान में पड़ता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये व्यक्ति जो है ये कहाँ है, ये कहाँ से आया, तो ये एक विदेशी आक्रमणकारी है जो कि अब भारत को यहाँ पर जीतने आया हुआ है और ट्रांस आसियान पर ये पहले ही विजय प्राप्त कर चुका है। अब बेटा जो चंगेज खान है, अगर हम बात करते हैं तो इसकी मृत्यु से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी मृत्यु यानी कि जो डेथ हुई थी वो हुई थी 1227 में। और भारत पर आक्रमण कब किया था, तो आप कहोगे इल्तुतमिश के समय पर इसने किया था 1221 में, 1227 में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये चंगेज खान का आक्रमण पूछा जाता है, क्यों पूछा जाता है, वो इसलिए पूछा जाता है क्योंकि इल्तुतमिश के समय से ही ये मंगोल आक्रमण शुरू होंगे। और आप देखोगे कि ये मंगोल आक्रमण यहीं पर नहीं रुकेंगे,
ठीक है, ये आक्रमण आगे भी जाएंगे। अब यहाँ पे इतनी बात समझ में आगे लिखिएगा, इसने इल्तुतमिश ने बंगाल विजय कब की थी? इल्तुतमिश ने बंगाल को भी जीता था। इल्तुतमिश ने बंगाल जीता, तो बेटा जी ये बंगाल इसने कब जीता था? तो आप कहोगे इसको जीता था इल्तुतमिश ने क्या कहते हैं 1226 में, यानी आपके चंगेज खान की मृत्यु के 1 साल पहले 1226 में इसने बंगाल को जीता। और प्यारे बच्चों आपको इतनी बात मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि अब मैं लिखवाने वाली हूँ कि इसने बिहार में एक सूबेदार को नियुक्त किया था। ठीक है, और ये जो बंगाल पे जब इसने, जैसे बिहार में सूबेदार, तो आप कहोगे कि बिहार कब जीता? तो जो बंगाल है ना, इसमें ही पहले बिहार वाला एरिया भी आता था। बंगाल बिहार अलग नहीं थे, इस समय पर एक ही थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि बार बार जैसे ये जीत रहा था, उसके बाद बार बार यहाँ पे लोग विद्रोह कर दे रहे थे, फिर बार बार उसको दबाना पड़ रहा था। और जिसको इसने यहाँ पर जिम्मेदारी दी, एक बार तो उसी व्यक्ति ने कर दिया। तो इसने फाइनली क्या किया कि इसने बिहार में एक सूबेदार को नियुक्त किया, उसका नाम बेटा जी पूछा जाता है अलाउद्दीन जानी। इल्तुतमिश ने बिहार का सूबेदार अलाउद्दीन जानी को नियुक्त किया। अलाउद्दीन जानी को नियुक्त किया कि भैया अब तुम संभालो। इसको जिम्मेदारी यहाँ पे दे दी इसने, ताकि अब बार बार यहाँ पे जो कंट्रोल है वो यहाँ पे बना रहे और बार बार इस पे यहाँ विद्रोह ना हो। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चे अगर मैं बात करती हूँ तो 1232 में इसने ग्वालियर जीता था। लिख लीजिएगा अगली स्लाइड पे, या यही मैं लिख देती हूँ इधर, यहां से आप नीचे लिखिएगा 1232 में ग्वालियर जीता था। ग्वालियर जीता, ठीक है, कब जीता था? तो आप कहोगे 1232 में इसने ग्वालियर को जीता था। इतनी बात आपको समझ में आ गई? आगे लिखिएगा, अगर हम बात करते हैं तो बेटा सुल्तानगढ़ी के मकबरे का निर्माण, अब मुझे लगता है कि बाकी की चीजें मैं आपको कल बता सकती हूँ। जैसे एक और लिख सकते हैं, इसने कुछ यहाँ पे मकबरे से, मकबरा शैली का जनक कहते हैं इल्तुतमिश को, सुल्तानगढ़ी के मकबरे का निर्माण करवाया था। सुल्तानगढ़ी के मकबरे का निर्माण करवाया, मकबरे का निर्माण करवाया। और बेटा जी ये सुल्तानगढ़ी का जो मकबरा है, ध्यान रखिएगा, अपने बड़े बेटे, अपने बड़े बेटे, इसका बड़ा बेटा जिसको ये बहुत प्यार करता था, ठीक है, अपने बड़े बेटे नसीरुद्दीन महमूद की याद में, नसीरुद्दीन महमूद की याद में, महमूद की याद में। और बेटा जी ये जो सुल्तानगढ़ी का मकबरा है ना, ये दिल्ली में है, दिल्ली में, दिल्ली के अंदर पड़ता है। ठीक है, तो अपने बड़े बेटे, आप कहोगे अपने बड़े बेटे नसरुद्दीन महमूद की याद में दिल्ली में इस मकबरे का निर्माण करवाया था। उसके बाद इसने और किसका? तो आप कहोगे ऐबक के मकबरे का भी निर्माण करवाया, ऐबक के मकबरे का निर्माण। तो वो इसने कहाँ करवाया था? वो इसने करवाया था लाहौर में। उसके अलावा बेटा इसने अपने खुद के मकबरे का भी निर्माण इसी ने कराया है। ठीक है, लिखिएगा, इसे मकबरा शैली का जनक कहा जाता है, इसे मकबरा शैली का जनक कहा जाता है। क्योंकि इसने कई सारे मकबरे बनवाए थे। ठीक है, और बेटा एक चीज और बता दूं मैं आपको, कि जैसे मैंने आपको सिक्के बताए हैं, सिक्के, एक मिनट, सिक्के कहाँ बताए थे मैंने? एक मिनट, सिक्के में एक चीज रह गया, जैसे टकसाल का नाम लिखवाया, शुद्ध अरबी के सिक्के थे ये, और तांबा और चांदी के सिक्के थे। और ये जो इसके सिक्के थे या इसकी जो करेंसी थी, इसमें जो ये सिक्का हुआ करता था,
ये 175 ग्रेन का था, 175 ग्रेन, या आप कह सकते हो कि 11 ग्राम, लगभग 11 ग्राम में था। और ग्रेन में बेटा जी ये 175 ग्रेन का था और लगभग 11 ग्राम का था। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बारे में बाकी की जिक्र करूंगी मैं आपकी अगली क्लास में दीदी, ठीक है। तो इतना आपको समझ आया इल्तुतमिश के बारे में। बाकी मैं अब कल से आपको पीडीएफ से ही कराऊंगी, तो आप टेंशन ना लें उस चीज को लेकर। इल्तुतमिश कल मैं खत्म करूंगी बेटा। और इल्तुतमिश के बाद में जो आपका मेन कैरेक्टर आएगा वो रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान एसएससी का बड़ा फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। रजिया सुल्तान बहुत बड़ा, और मतलब बड़ा कह रही हूँ सॉरी, बहुत फेवरेट टॉपिक है एसएससी का। ठीक, तो यहाँ पे आप इतना इसको रखें, और बाकी की चीजें मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगी। टाइम के लिए मैं आज एक बार फिर से बोलती हूँ, और इसको 12 बजे से जो है करवाती हूँ, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा, और पीडीएफ आपको मैं कल से पीडीएफ से ही कराऊंगी। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और हमेशा खुश रहो।